After going through this video, you will be able to explain how we can pass arguments to a function by a value, anonymous functions with the help of an example. Welcome to the next topic of this module. इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, जैसा हमने PHP मॉड्यूल में भी किया था। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले चलिए फंक्शंस को रिवाइज कर लेते हैं। हम फंक्शंस को समझने के लिए PHP में यूज किए गए सेम कोड को यूज करेंगे, बस डिफरेंस ये है कि इस बार कोड जावास्क्रिप्ट में लिखा होगा। तो फंक्शन बेसिकली कोड ब्लॉक होता है जिससे हम किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं और इसके साथ एक नाम एसोसिएटेड होता है जो इस केस में गेट मैक्स है। फंक्शन कुछ डेटा को एक्सेप्ट करता है जिसे वो टास्क परफॉर्म करते वक्त यूज कर सकता है। इस डेटा को हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। हमारे कोड में A और B फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब एक बार जब टास्क हो जाता है तब फंक्शन कुछ डेटा को वापस रिटर्न करता है। ऑल्सो फंक्शन में कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, पर वो बस एक ही वैल्यू को रिटर्न करता है। तो सम अप करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये पीस ऑफ कोड फंक्शन का एक पार्ट है जो है फंक्शन डेफिनेशन। हमारे पास फंक्शन नेम है, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हैं और एक पीस ऑफ कोड है जो ये डिफाइन करता है कि ये फंक्शन क्या करता है। फंक्शन के नेक्स्ट पार्ट को फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। ये वो पार्ट है जहां फंक्शन एक्चुअली एग्जीक्यूट होता है, या फिर टेक्निकल टर्म्स में हम इसे इन्वोक अ फंक्शन कहते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम फंक्शन नेम को यूज करते हैं फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर हम उन वैल्यूज को लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमास जिन्हें हम फंक्शन में पास करना चाहते हैं एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। और फंक्शन जब वैल्यू को रिटर्न करता है तो हम उसे वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फाइनली हम वैल्यू को प्रिंट करते हैं। बिफोर वी मूव फर्दर, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। क्या हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स को कोई डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं? अगर आपका आंसर यस है तो नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन है हाउ। और अगर आपका आंसर नो है तो आपको रिवीजन की जरूरत है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप PHP मॉड्यूल के फंक्शन टॉपिक को रिविजिट करिए। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे विच आर कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, सो प्लीज पे अटेंशन। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दो वेज हैं जिससे हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। JS में हम ये चूज नहीं कर सकते कि हमें आर्ग्यूमेंट्स को वैल्यू से पास करना है या रेफरेंस से। इट इज ऑलवेज बाय वैल्यू। सीम्स अ बिट टफ। चलिए पहले मैं इसे एलैबोरेट करता हूं और फिर हम इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल को देखेंगे। जब हम फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन आर्ग्यूमेंट पे कॉपी हो जाती है। तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट एक सेपरेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह बिहेव करता है और इसमें अगर कोई भी चेंज होता है तो वो ओरिजिनल वेरिएबल को अफेक्ट नहीं करता है। चलिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेक अंडरस्कोर चेंजेस नाम का फंक्शन है और हमारे पास तीन फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हैं A, B और C, जिनकी वैल्यूज को हमने फंक्शन बॉडी में डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट फंक्शन के बाहर हमने तीन और वेरिएबल्स और उनकी वैल्यूज को डिफाइन किया है और फिर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं। क्या आप इस कोड के आउटपुट को गेस कर सकते हैं? आपको आंसर के लिए कुछ देर वेट करना होगा, पर उससे पहले चलिए ये समझते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है। हमारे पास कोड की ये पहली लाइन है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट हमारे पास ब्लैंक लाइन है जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं। फिर हमारे पास फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूट होंगे। अब एग्जीक्यूशन कोड के इस पार्ट से शुरू होता है, दैट इज आउटसाइड द फंक्शन। हमने तीन वेरिएबल्स को डिफाइन किया है x, y और z। x के लिए हमारे पास 4 वैल्यू है और y और z वेरिएबल्स के लिए वी हैव डिफाइंड द वैल्यू टू बी एन एरे। नेक्स्ट जब एग्जीक्यूशन इस लाइन पर आता है जहां हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कोड एग्जीक्यूशन इस पार्ट पर जाता है जहां वो x, y और z वेरिएबल्स की वैल्यूज को ढूंढता है। इस मोमेंट पर आप a की वैल्यू को x के इक्वल, b की वैल्यू को y के इक्वल और c की वैल्यू को z के इक्वल मान सकते हैं। अब फंक्शन बॉडी के अंदर हमारे पास
a की वैल्यू 5 है, इसका मतलब है कि x वेरिएबल अब 4 की जगह 5 वैल्यू को होल्ड करेगा। दिस वैल्यू विल बी हेल्ड ओनली इंटरनली, क्योंकि हम कोड में कहीं पर भी a की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि a की वैल्यू अभी भी 4 रहेगी और कोड जब x की वैल्यू को प्रिंट करेगा तो वो 4 ही रहेगी। इस वैल्यू को कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ देर बाद हम कैलकुलेटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को मैच करेंगे। तो हमेशा याद रखिए, अगर हम फंक्शन में एक नंबर पास कर रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, और अगर हम फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट वेरिएबल में कोई भी चेंजेस करते हैं, तो उससे ओरिजिनल वेरिएबल अनअफेक्टेड रहता है, अनलेस हम फंक्शन से उस आर्ग्यूमेंट वेरिएबल को रिटर्न करके ओरिजिनल वेरिएबल को रिप्लेस कर रहे हो। ऐसे ही अगर हम एरे को किसी फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, और अगर हम आर्ग्यूमेंट वेरिएबल को चेंज करके उसमें कोई अलग एरे को स्टोर करते हैं, तो वो ओरिजिनल एरे वेरिएबल को अफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि b वेरिएबल की एरे वैल्यू y वेरिएबल की एरे वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी और आउटपुट में हमें वैल्यू मिलेगी 2, 4, 6, 8 और 10, दैट इज इवन नंबर्स। अगेन इस वेरिएबल के आउटपुट को नोट डाउन कर लीजिए। हम जिस तरह से आउटपुट को नोट डाउन कर रहे हैं वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि नंबर्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है। पर अगर हम इस केस को कंसिडर करेंगे जिसमें हम एरे को फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और डिफरेंट एरे को स्टोर करने के लिए आर्ग्यूमेंट वेरिएबल को चेंज करने की जगह हम आर्ग्यूमेंट वेरिएबल को यूज करके एरे के एक एलिमेंट को चेंज करते हैं, तो इससे ओरिजिनल एरे वेरिएबल भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर एरे z की फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू 8 से रिप्लेस हो जाएगी और रिमेनिंग इंडाइसेस वैल्यू ऐसी ही रहेंगी। तो जब हम z वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट होगा 8, 4, 6, 8 और 10। तो चलिए पहले x, y और z वेरिएबल्स के आउटपुट को कंबाइन करते हैं। तो ये हो जाएगा 4, 2, 4, 6, 8, 10, 8, 4, 6, 8 एंड 10। चलिए अब कोड को रन करते हैं और हमारे कैलकुलेटेड आंसर से आउटपुट को मैच करते हैं। So see, we got the same output as expected. To summarize, हम कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में आर्ग्यूमेंट्स आर ऑलवेज पास बाय वैल्यू। एरेज और ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर हम आर्ग्यूमेंट वेरिएबल को चेंज कर देंगे तो ओरिजिनल वेरिएबल अनअफेक्टेड रहेगा, पर अगर हम आर्ग्यूमेंट वैल्यू के इंटरनल्स को चेंज कर देंगे तो ओरिजिनल वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा। ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स के लिए भी कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। डोंट वरी इफ इट सीम्स कंफ्यूजिंग एट दिस पॉइंट। जब आप इस लैंग्वेज पर और काम करेंगे तो ये चीजें और इजी और सिंपल हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास वो फंक्शंस हैं जिनका कोई नाम नहीं है और हम उन्हें एनोनिमस फंक्शंस कहते हैं। जितना इंटरेस्टिंग ये नाम साउंड कर रहा है, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सिंपल इसे समझना है। चलिए इन्हें समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है जो कोई टास्क परफॉर्म करता है और वैल्यू को p वेरिएबल में स्टोर करता है। अब अगर हम फंक्शन के नाम को रिमूव कर दें, दैट इज मल्टीप्लाई, और उसे एनोनिमस फंक्शन बना दें, तो ऐसे केस में हम फंक्शन को कैसे इन्वोक करेंगे? जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट। ऐसे केसेस के लिए हम एनोनिमस फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर करते हैं। हमें अब बस एंड में सेमीकोलन को ऐड करना है और फिर हम इस पूरे ब्लॉक को वेरिएबल असाइनमेंट बुलाएंगे। सो नाउ वी कैन कॉल द फंक्शन द सेम वे एज वी यूज्ड टू, लाइक दिस, विदाउट एनी चेंज। अब आप सोच रहे होंगे कि एनोनिमस फंक्शन की जरूरत क्या है जब हम उसे कॉल करने के लिए वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं? बेटर नहीं होगा कि हम फंक्शन को कोई नाम ही दे दें? वेल, ये एक वैलिड क्वेश्चन है। एनोनिमस फंक्शंस मेनली ऑब्जेक्ट्स में यूज होते हैं। हम उनकी सिग्निफिकेंस को नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। अभी भी फंक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें समझनी और एक्सप्लोर करनी रहती हैं और हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सी यू देन।